नमस्कार। इस नई वीडियो में हम शिक्षण कौशलों का अभ्यास सीखेंगे। शिक्षण कौशल हम इसके पहले वाली वीडियो में वैसे तो विस्तार से पढ़ चुके हैं, लेकिन एक दृष्टि इन पर घुमा लेते हैं जो इन पर यहाँ ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है। श्यामपट्ट, एक टीचर को श्यामपट्ट में कुशल होना चाहिए, वैसे ही टीचर को प्रश्न पूछने की कला भी आनी चाहिए। उद्दीपन परिवर्तन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सहायक सामग्री, ये तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उदाहरण कौशल एक टीचर की एफिशिएंसी को बताता है। व्याख्या कौशल वो होता है जिस पर छात्र को बहुत सारा समय ये बताने में जाता है टीचर का कि कोई चीज कॉन्सेप्चुअली कैसे प्रूव होती है। पुनर्बलन साइकोलॉजिकली मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। पाठ समापन और प्रस्तावना यानी पाठ आरंभ करना, हम यहाँ पर आज इस पर थोड़ी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, जिस पर प्रस्तावना महत्वपूर्ण है, उद्दीपन परिवर्तन और सहायक सामग्री। देखिए, उद्दीपन परिवर्तन के बारे में इसके पहले वाली वीडियो में इतना ज्यादा नहीं बताया गया था। वस्तुतः उद्दीपन परिवर्तन वह कौशल है जिससे छात्र अध्यापक के प्रति सामान्य स्थिति में अध्ययन कर पाते हैं। मतलब वो अध्यापक से डरते नहीं हैं, शिक्षण सामग्री से डरते नहीं हैं। भय के माहौल को आरामदायक स्थिति में बदलने में उद्दीपन परिवर्तन सर्वाधिक सहायक होता है। क्योंकि जब हम किसी विद्यार्थी से पूछते हैं, बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तब उसे लगता है ये कोई मेरा अपना ही है। लेकिन अगर हम उसे स्ट्रिक्ट होकर, ड्यूट होकर पूछते हैं क्या नाम है तुम्हारा, तो वो डरता है, वो आपके सामने आने से घबराता है, और ऐसी स्थिति में पढ़ाना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। तो उद्दीपन परिवर्तन एक ऐसा कौशल है जो अध्यापक में होना नितांत आवश्यक है। इसका उपयोग गद्य, पद्य और हर प्रकार के शिक्षण के लिए आवश्यक है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह पद्य शिक्षण में होता है। यदि मैं कोई कविता पढ़ा रही हूँ और मैं निस्तेज होकर अपने हाथों को बांधकर और खड़ी खड़ी एक ही जगह पर एक ही भाव से पढ़ा रही हूँ, तो उस काव्य सौंदर्य का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। बालक न तो उस काव्य को समझ पाता है, न उसका रसास्वादन कर पाता है। और यदि उद्दीपन परिवर्तन है तो वही कविता छात्रों में रोंगटे खड़े कर देने की स्थिति को ला सकती है। तो उद्दीपन परिवर्तन इस हिसाब से कि हम अपने छात्रों के भावात्मक पक्ष को मजबूत बनाएं, अत्यावश्यक है। दूसरा कौशल जो मैं आपसे थोड़ा विस्तार से डिस्कस करना चाहूंगी वो है सहायक सामग्री। देखिए, इस कौशल के 3 नाम बड़े प्रचलित हैं, जिसमें से पहला मैंने यहाँ लिखा ही है, सहायक सामग्री। मैं शॉर्ट में लिखती हूँ सहायक सामग्री, जिसको हम इंग्लिश में कह देते हैं टीचिंग एड्स। बिल्कुल सही है ये, क्योंकि टीचिंग में जो ऐड करे, मदद करे, वो टीचिंग एड। इसका दूसरा नाम बड़ा प्रचलित है, शिक्षण अधिगम सामग्री। देखिए, इसको यदि मैं आपको इंग्लिश में और शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगी तो आपको जल्दी से पता चल जाएगा, क्योंकि आजकल ये बड़ा प्रचलित है। मैं फिर बता रही हूं, TLM, दैट इज टीचिंग लर्निंग मटीरियल। तो इस तरह से दूसरा नाम इसका होता है टीचिंग लर्निंग मटीरियल। और जो इसका तीसरा नाम है वह है श्रव्य दृश्य सामग्री। तीनों में सामग्री शब्द बड़ा कॉमन है, ये देख लीजिए। दृश्य, श्रव्य, सामग्री। हम जानते हैं श्रव्य का मतलब होता है सुनना, तो हम इसे लिखेंगे इंग्लिश में ऑडियो। दृश्य मतलब देखना, दैट इज विजुअल। और सामग्री मतलब मटेरियल। अब यहां पर जो देखने वाली बात यह है कि इन तीनों का काम एक ही है, लेकिन नाम अलग अलग है। ये तीनों ही चीजें सिर्फ और सिर्फ छात्रों के हित के लिए हैं, क्योंकि टीचर, जो शिक्षक छात्रों को पढ़ाता है, उसे तो सब पता होता है कि कब महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, कौन से 2 रसायनों को मिला देने पर क्या नया रसायन बनता है, या किस पत्ती की संरचना कैसी होती है, अध्यापक सब जानता है। लेकिन ये बात आसानी से छात्रों तक संप्रेषित करने के लिए इस सामग्री का सर्वाधिक महत्व होता है।
कई बार हमने ये देखा है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि श्रव्य दृश्य सामग्री का मतलब क्या है। देखिए यहाँ ये टीचर, ये नाम बिल्कुल स्पष्ट है कि शिक्षण में और सीखने में, पढ़ने में और पढ़ाने में मदद करने वाली सामग्री, सहायक सामग्री मतलब जो आपकी मदद कर रही है वो सामग्री। लेकिन यहाँ पर मदद की कोई बात नहीं आई है, यहाँ है जो दिख रहा है, सॉरी जो सुन नहीं दे रहा है और जो दिखाई दे रहा है। तो दोनों चीजें अलग भी हो सकती हैं। जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, ये सिर्फ आपको दिखाई दे रहा है, ये बोलता नहीं है। और रेडियो है जो सिर्फ बोल रहा है। हाँ, रेडियो आपको बाहर से दिखाई दे रहा है लेकिन उसके दृश्य में परिवर्तन नहीं हो रहा है। वहीं टेलीविजन है या हमारे जो प्रोजेक्टर पर आजकल फिल्म्स चलती हैं या जो हमारा मोबाइल है, ये सारी चीजें दिखती भी हैं और सुनाई भी देती हैं। तो वो सामग्री जो दोनों काम करती है वो श्रव्य दृश्य, जो सिर्फ एक काम करती है वो उसके नाम से जानी जाएगी। जैसे ब्लैक बोर्ड दृश्य सामग्री है और रेडियो श्रव्य सामग्री है। तो इस तरह से ये तीनों अपने अपने नाम के अनुसार डिफाइन होते हैं लेकिन वस्तुतः ये एक ही चीज है। अब जो अंतिम कौशल है मैं उस पर आपका थोड़ा ध्यान विशेष देना चाहूंगी, क्योंकि कई बार ये होता है, हमने कक्षाओं में देखा है कि छात्र यदि प्रस्तावना बनाते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ पूरे वर्ष प्रस्तावना पर ही ध्यान दिए जाते हैं, क्योंकि प्रस्तावना सबसे पहले क्लास में जाकर करनी होती है और सबसे पहला कौशल अमूमन सारे विद्यार्थी प्रस्तावना ही सीखते हैं। लेकिन प्रस्तावना सिर्फ एक हिस्सा है, एक चरण है जिसे पूरी तरह से, जल्दी से, आसानी से और सबसे महत्वपूर्ण प्रभावी तरीके से पूर्ण किया जाना चाहिए। 5 से 7 मिनट में प्रस्तावना कर देनी चाहिए, लेकिन वो तब होती है जब हम इस पर कुशलता प्राप्त कर लेते हैं। अब यहाँ तक आप लोगों को ये लग सकता है कि ये कौशल ठीक है टीचर में होने चाहिए, लेकिन ये कौशल आए कैसे, एक टीचर में ये कौशल कैसे उत्पन्न किए जाएं, या कोई टीचर, कोई अध्यापक इनको सीखे कैसे। तो सबसे महत्वपूर्ण है अभ्यास। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये हम सब ने सुना है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, क्योंकि यदि आप अभ्यास नहीं करेंगे तो वो चीज आप में सिद्ध नहीं होगी। संस्कृत का एक श्लोक भी कहता है, अनभ्यासे विषम विद्या। यदि हम विद्या का अभ्यास नहीं करेंगे तो वो विष बन जाएगी, जो हमारे किसी काम की नहीं रहेगी। तो हमें प्रैक्टिस करनी है, हमें अभ्यास करना है, और वो अभ्यास हमारे मनोवैज्ञानिकों ने, हमारे शिक्षा शास्त्रियों ने कुछ इस तरह से बनाया है। देखिए, इस शिक्षण कौशल के अभ्यास को हमने सूक्ष्म शिक्षण का नाम दिया है। सूक्ष्म यानी छोटा, ये बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और इंग्लिश में इस सूक्ष्म को ही हम माइक्रो कहते हैं, तो हमने यहां पर भी इसको माइक्रो टीचिंग नाम दे दिया है। अब जब ये छोटा है तो सब कुछ इसमें छोटा रहेगा। कक्षा का आकार छोटा, क्योंकि सबसे पहली आवश्यकता शिक्षण की कक्षा है, तो कक्षा मतलब शिक्षार्थी, विद्यार्थी। यहां पर मैं स्टूडेंट लिख दूं, विद्यार्थी। विद्यार्थी का आकार छोटा मतलब कम विद्यार्थी, विद्यार्थी कम। पढ़ाने का जो पाठ्य सामग्री है वो भी कम, और साथ ही साथ जो समय लगने वाला है वो भी कम, क्योंकि हम यहाँ पर उस 40 मिनट के शिक्षण में जितने कौशलों का प्रयोग किया जाना है उसके टुकड़े करके सीख रहे हैं। तो हमें सब चीजों की आवश्यकता टुकड़ों में ही होगी, तो हमने समय के भी टुकड़े कर दिए, समय हमने कम कर दिया, साथ ही हमने जो हम पढ़ा रहे हैं उस शीर्षक को, जिसे हम टॉपिक कहते हैं, उसको भी कम कर दिया, और साथ ही साथ हमने यहाँ पर विद्यार्थी भी कम कर दिए। तो अब मैं इसका साइकिल आपको बताती हूँ। हम सूक्ष्म शिक्षण को एक साइकिल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें सबसे पहले विद्यार्थी को प्लान करने को कहा जाता है। जैसे हिंदी में हम योजना बनाते हैं। विद्यार्थी अपने घर से पाठ बनाकर लाता है। ध्यान रहे वो पाठ की विषय सामग्री कम होनी चाहिए और साथ ही साथ वो कम समय में पूरा होना चाहिए। मतलब आप उस समय में पूरा सौर मंडल नहीं पढ़ा सकते हैं, आप उतने समय में पूरा ज्वालामुखी नहीं पढ़ा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, छोटा ज्वालामुखी का परिचय,
सौर परिवार, एक नजर, बस इससे ज्यादा नहीं। तो ये पाठ योजना यहाँ तैयार करनी है। फिर यहाँ आकर जब कक्षा में विद्यार्थी आएगा तो वो उसका प्रस्तुति करेगा पाठ की। तो पाठ का प्रस्तुतिकरण यहाँ किया जाएगा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंटेशन। आपके सामने जहां कम विद्यार्थी बैठे होंगे, 10 या 15 या 20, जैसे भी उसके सेक्शन बनाए जाए वैसा वो विद्यार्थी करेगा। ध्यान रखिए फिर, क्योंकि 5 मिनट का पाठ है तो पाठ बना ही उतना छोटा है और पाठ पढ़ाया भी उतने ही समय में जाएगा। इस पाठ प्रस्तुतिकरण के आपको 10 मिनट मिलते हैं। फिर यहाँ पर एक नया शब्द आपको परिचित कराऊं, इसे कहते हैं प्रतिपुष्टि। हाँ, इंग्लिश में हम सभी इसे जानते हैं फीडबैक। आजकल मोबाइल के ज़माने में ये फीडबैक नाम का शब्द बड़ा प्रचलित है। इसे हिंदी में कहते हैं प्रतिपुष्टि। यानी ये जो प्रस्तुतिकरण हुआ है वो कैसा था, इधर नेगेटिव और पॉजिटिव। आप इसे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के सुझाव आमंत्रित है। ध्यान दीजिए, हमें किसी को निशाना नहीं बनाना है, कमेंट नहीं करना है, ताने नहीं मारने हैं, हमें सुझाव देने हैं कि श्याम पट्ट पर चौक की आवाज आ रही थी या आपके पैरों के जूतों की आवाज आ रही थी, आप इसे कम कीजिए। ये सुझाव देने आवश्यक है। तो प्रतिपुष्टि का मतलब वहीं पर खड़े खड़े एक व्यक्ति को, एक टीचर को, एक छात्र अध्यापक को ये पता चल जाए कि मैंने अपने पढ़ाने में क्या क्या गलतियां की हैं, जो मेरे सामने बैठे साथी शिक्षकों ने नोट की हैं। और इसके बाद इसे फिर बताया जाता है कि आप पुनः योजना बनाइए। इस प्रतिपुष्टि में एक बात और महत्वपूर्ण है जो ध्यान देनी चाहिए कि यदि उस विद्यार्थी शिक्षक ने, उस छात्राध्यापक ने कोई ऐसी गलती की है जो कंटेंट से रिलेटेड है, जैसे उसने ज्वालामुखी की परिभाषा गलत दे दी, जैसे उसने सौर मंडल में 15 ग्रह बता दिए, जैसे उसमें चंद्रमा को मुखिया बता दिया, ऐसी कोई भी मिस्टेक, ऐसी कोई भी गलती यदि छात्र शिक्षक करता है तो बैठे हुए सुपरवाइजर और साथ ही साथ विद्यार्थी शिक्षकों जो दूसरे बैठे हैं उसके कक्षा के साथी, उनका भी दायित्व बनता है कि वो इस प्रकार की गलती से भी उस विद्यार्थी शिक्षक को अवगत कराए। क्योंकि कल जब वो टीचर बन जाएगा और वो कक्षा में जाकर अपने छात्रों को कहेगा कि हमारे सौर परिवार का मुखिया चंद्रमा है, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी क्षति होगी। तो हमें दोनों प्रकार की, शिक्षण में भी और विषय में भी, दोनों की गलतियां वहां निकालनी है। तो ये प्रतिपुष्टि का सिद्धांत है। पुनः योजना या पुनः पाठ योजना, जिसे रीप्लान कहते हैं, क्योंकि अब गलतियां निकली हैं तो हमें उसे सुधारना है, और सुधारना है तो हमें फिर से लेसन बनाना पड़ेगा। तो हम अपनी डायरी में ये लेसन फिर से बनाते हैं। रीप्लान होने के बाद में, पुनः पाठ योजना बन जाने के बाद में छात्राध्यापक उसका पुनः प्रस्तुतिकरण करेगा, क्योंकि पुनः प्रस्तुतिकरण ये सिद्ध करेगा कि पहले वाले प्रस्तुतिकरण में और अभी वाले प्रस्तुतिकरण में कितने नकारात्मक सुझाव सकारात्मक हो पाए हैं। पुनः प्रस्तुतिकरण या रीप्रेजेंटेशन। तो हम कंफ्यूज नहीं हो कि एक बार प्रेजेंटेशन, फिर फीडबैक, फिर उसके बाद में रीप्लान, फिर रीप्रेजेंटेशन एंड देन अगेन पुनः प्रतिपुष्टि। क्योंकि यहां पर हमें यह सिद्ध कर देना है कि हमने पिछले वाले प्रस्तुतिकरण से सीख लिया है और अब हमारे शिक्षण में वो गलतियां नहीं होंगी जो पिछली बार थी, और आगे आने वाली गलतियों से भी हम सीख पाएंगे। तो ये इस तरह से सूक्ष्म शिक्षण का एक साइकिल पूरा होता है। लेकिन इसकी बहुत सारी खामियां हैं। देखिए, इतने सारे कौशल, कम से कम 5 से 7 कौशल हमें सीखने ही होते हैं। हर कौशल के 2 पाठ, और हर पाठ में इतना लंबा साइकिल, प्रस्तुतिकरण, फीडबैक, पुनः पाठ योजना, पुनः प्रस्तुतिकरण और पुनः प्रतिपुष्टि। तो ये सारा मिलकर इतना समय ले लेता है, और फिर वो इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट को कंप्लीट कराना, ये बहुत ज्यादा खर्चीला और बहुत ज्यादा समय लगने वाला काम है। दूसरा, इसकी सबसे बड़ी खामी ये है कि जब विद्यार्थी ये कौशल सीख लेता है तब उसे रियल क्लासरूम सिचुएशन में
कैसे पूरा किया जाए ये उसे समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर एक अच्छे टीचर एजुकेटर की ज़रूरत होती है, जो वो एक सेतु का काम कर सके, जो माइक्रो टीचिंग और मैक्रो टीचिंग के बीच का पुल बना सके। तो हम अगली वीडियो में मैक्रो लेसन और माइक्रो लेसन के बीच का पुल बनाएंगे और सीखेंगे कि किस तरह से एक टीचर के लिए माइक्रो टीचिंग सीखनी ज़रूरी है और प्रभावी शिक्षण कराना ज़रूरी है। धन्यवाद।